दोस्तों, आज हम जिस वेब सीरीज को आपके सामने लेकर आए हैं उसका नाम है कारागार, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.3। तो रेटिंग देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि इसकी स्टोरी कितनी स्ट्रॉन्ग होगी। 50 साल से बंद आकाश नगर सेंट्रल जेल के सेल नंबर 145 में जब एक कैदी आता है तो सभी में दहशत फैल जाती है कि अचानक एक बंद जेल में ये कैदी कहां से प्रकट हो गया। आखिर कौन है ये मिस्ट्री मैन और ये अपने अंदर क्या राज छुपाए हुए है। सच में दोस्तों, इस कैदी की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। सीरीज काफी बड़ी है, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में एक्सप्लेन किया है ताकि इसके बेहतरीन ट्विस्ट और बारीक से बारीक जानकारी आपसे मिस ना हो। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो कहानी की शुरुआत में हमें मोहम्मद अली नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो आकाश नगर सेंट्रल जेल का कैदी है और वो उस जेल में एक जल्लाद का काम किया करता है। फिर वो 3 लोगों को अपने बारे में बताता है कि उसने यहाँ आने से पहले कई सारे कत्ल किए थे और जेल के अंदर भी वो लोगों को फांसी पर चढ़ाने का काम करता है। लेकिन अब वो इस काम से थक चुका है और अपनी बाकी बची हुई जिंदगी ऊपर वाले का नाम लेकर गुजारना चाहता है। दूसरी तरफ एक मुस्ताक नाम का जेलर जो कि IG साहब से डांट खा रहा है। दरअसल एक लेडी अचानक से बिना सिक्योरिटी के जेल में घुस गई थी और उससे पहले इस जेल में से एक कैदी भी भाग चुका था और इन्हीं सब बातों की वजह से IG मुश्ताक को खरी खोटी सुनाता है। फिर वार्डन वहाँ पर एक ऑफिसर को कहता है कि इस जेल में कुल कैदियों की संख्या 226 है। फिर ये बात सुनकर वो ऑफिसर वार्डन पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि उस जेल में कुल 225 ही कैदी थे। फिर ऑफिसर वार्डन को दोबारा से गिनती करने के लिए भेज देता है। यहाँ IG जेलर मुश्ताक को 7 दिनों का समय देते हुए कहता है कि तुमको 7 दिनों में ये पता लगाना है कि वो लेडी कौन थी और वो अंदर कैसे घुस गई और जो जेल का CCTV फुटेज है वो मीडिया में कैसे लीक हुआ और वो किसने किया। फिर IG मुश्ताक से बोलता है कि मैं पूरे 7 दिन बाद यहाँ पर आऊंगा और मुझे 7 दिन बाद यहाँ की पूरी रिपोर्ट चाहिए। IG साहब के चले जाने के बाद मुश्ताक अपने जूनियर ऑफिसर खायर को बुलाता है और कहता है मुझे CCTV फुटेज के बारे में सारी जानकारी चाहिए और वो इतना बोलकर अपने घर चला जाता है। मुश्ताक जैसे ही घर आता है तो उसकी वाइफ जिसका नाम पन्ना था वो उसे बताती है कि मैंने केक बनाना सीख लिया है और वो उसको केक देने के लिए जेल में जाना चाहती है। पन्ना पूछती है कि वो उससे कब मिल सकती है, लेकिन मुश्ताक पन्ना से बिल्कुल साफ मना कर देता है कि सिक्योरिटी टाइट होने के कारण वो उससे मिलने नहीं आ सकती। पन्ना मुश्ताक से गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि जब भी मैं उससे मिलने के लिए तुमसे कहती हूँ तब तुम कोई ना कोई बहाना बना देते हो और तुम मुझे उससे मिलने नहीं देते। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर पन्ना किससे मिलना चाहती है और वो कौन है, ये आपको स्टोरी में आगे पता चल जाएगा। दूसरी तरफ जितने भी ऑफिसर जेल में थे वो वार्डन को गिनकर बताते हैं कि इस समय जेल में कुल 225 कैदी हैं। एक कैदी गायब है। इतने में वार्डन उन सभी से बोलता है कि आप लोगों ने लास्ट वाला सेल काउंट नहीं किया, उस सेल में भी एक कैदी है जिसे मिलाकर कुल 226 कैदी हैं। वार्डन की इस बात को सुनकर वहाँ पर जितने भी ऑफिसर्स थे वो जोर जोर से हंसने लगते हैं और वो हंस इसलिए रहे थे क्योंकि वो सेल काफी समय से लॉक्ड है और वहाँ पर कोई भी कैदी नहीं है और सेल को लॉक्ड हुए इतना टाइम हो चुका था कि अब तक उस सेल के ताले पर भी जंग लग चुकी थी। तभी वार्डन उन सभी ऑफिसर्स को उस सेल के पास ले जाता है और उस सेल में लाइट दिखाकर उस कैदी को दिखाता है कि देखो वहाँ पर एक कैदी लेटा हुआ है। और ये देखकर सारे ऑफिसर्स अचानक से चौंक जाते हैं और फौरन मुश्ताक को यहाँ पर बुलाया जाता है। अब मुश्ताक के आते ही उस सेल को खोला जाता है और जैसे ही सारे ऑफिसर्स उसके अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ है जिसके बाल बहुत लंबे हैं और उसकी स्थिति काफी गंभीर है। सारे ऑफिसर्स उस कैदी को बाहर निकालते हैं और उसको नहला धुलाकर उसके बालों की कटिंग वगैरह करके उसे तैयार करते हैं और एक ऑफिसर उससे सवाल जवाब करता है लेकिन वो कैदी कुछ नहीं बताता और कुछ ऑफिसर तो उसे टॉर्चर भी करते हैं लेकिन वो अपनी जुबान नहीं खोलता। फिर ऑफिसर सोचते हैं कि कहीं ये वही कैदी तो नहीं जो कुछ समय पहले जेल से भाग गया था जिसका नाम बबलू था। फिर वो इस कैदी का फेस अपने रिकॉर्ड्स में चेक करते हैं और कमाल की बात तो ये थी कि उन्होंने सारे रिकॉर्ड्स चेक कर लिए लेकिन इस कैदी का जिक्र उन रिकॉर्ड्स में से किसी में भी नहीं था। फिर वो जेल की CCTV फुटेज को चेक करते हैं और देखते हैं कि ये कैदी अचानक से कैसे आ गया, लेकिन उन CCTV फुटेज में भी ऑफिसर्स को कुछ खास पता नहीं चलता। यहाँ मुश्ताक एक CBI ऑफिसर अशफाक को बुलाता है जो मुश्ताक का बेस्ट फ्रेंड होता है
और उसको उस कैदी के फिंगरप्रिंट्स देते हुए कहता है कि तुम इनको अपने रिकॉर्ड्स में चेक करो और पता लगाओ कि आखिर ये कौन है। अशफाक भी उस कैदी के फिंगरप्रिंट्स लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं हम जेल के बाहर एक लेडी को बुर्का पहने हुए किसी पर नजर रखते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ हमें एक ऑफिसर बाइक पर दिखाया जाता है जो कि रात को अपने घर पर जा रहा है, लेकिन अचानक से उसके रास्ते में पता नहीं कहां से एक बकरी आ जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसे काफी गंभीर चोट आती है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट भी किया जाता है। अगले दिन फिर उस जेल में सारे ऑफिसर्स के बीच ये अफवाह फैल जाती है कि जिस ऑफिसर का एक्सीडेंट हुआ है वो उनमें से एक है जिन्होंने उस मिस्टीरियस कैदी को पीटा था जो कि अचानक से उस जेल में आ गया था। अब सारे ऑफिसर्स को लगने लगता है कि वो कैदी कोई और नहीं बल्कि खुद गाजी बाबा हैं, क्योंकि कुछ समय पहले एक कैदी था जिसका नाम गाजी बाबा था। ऐसा कहते हैं कि गाजी बाबा के पास कुछ सुपरनेचुरल पावर्स थी और गाजी बाबा के मर जाने के बाद गाजी बाबा को इस जेल में दफना दिया गया था और अब इन ऑफिसरों को लगने लगता है कि गाजी बाबा वापस आ गए हैं। इसी बीच मुश्ताक के पास अशफाक का फोन आता है और वो मुश्ताक को बताता है कि उस कैदी का डेटा तो सीबीआई के किसी भी रिकॉर्ड्स में नहीं है। तो मुश्ताक उस कैदी के पास जाता है और वो उससे फिर से पूछताछ करता है, लेकिन कैदी तो ऐसे कर रहा था जैसे कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो। और फिर मुश्ताक उसके सामने एक पेन और पेपर रख देता है और उससे अपने बारे में लिखने को कहता है। यहाँ वो कैदी अजीब सी भाषा में कुछ लाइन लिखकर मुश्ताक को देता है। मुश्ताक बोलता है कि ये तो अरबी भाषा है, लेकिन हमको अरबी भाषा नहीं आती। इस अरबी भाषा को पढ़ने के लिए हमको मोहम्मद अली को बुलाना होगा। और जब मोहम्मद अली वहाँ पर आता है तो वो उन सबको बताता है कि ये अरबी भाषा नहीं बल्कि ये तो फारसी भाषा है। मोहम्मद अली उन लोगों से कहता है कि मेरे ज्यादा कुछ समझ तो नहीं आ रहा, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि इसमें 250 लिखा है और एक मीर जाफर नाम लिखा हुआ है। फिर वो उस कैदी से पूछते हैं कि क्या तुम्हारा नाम मीर जाफर है, तो वो मना करके गला काटने का इशारा करता है। दूसरी तरफ जेल का एक सीनियर गार्ड गाजी बाबा की कब्र पर आकर मन्नत मांगने लगता है। गार्ड को ऐसा करते देख वहाँ पर 2 कैदी आते हैं और गार्ड उन कैदियों को बताता है कि जो कैदी जेल में अचानक से आया है वो और कोई नहीं बल्कि गाजी बाबा हैं, जो फिर से एक बार और जन्म लेकर इस जेल में प्रकट हो गए हैं। थोड़ी देर बाद इस जेल में अशफाक आता है और वो उस कैदी से पूछताछ करने लगता है और इस बार वो कैदी अशफाक से साइन भाषा में बात करने लगता है, लेकिन अशफाक को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। इसके बाद अशफाक अपने दोस्त महा को बुलाता है क्योंकि उसको साइन लैंग्वेज आती थी। महा आकर उस कैदी से बात करने लगती है और वो कैदी महा को समझाता है और बताता है कि उसने मीर जाफर का कत्ल किया था। और वो कैदी उसे बताता है कि मीर जाफर वही इंसान है जिसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था। वो कैदी उसे ये भी बताता है कि मीर जाफर की वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया, इसलिए वो एक दिन मीर जाफर के घर घुस गया और मौका पाते ही उसने मीर जाफर के खाने में जहर मिला दिया। लेकिन महा इस बात को सुनकर चौंक जाती है क्योंकि मीर जाफर की मृत्यु तो किसी और वजह से हुई थी। तो कैदी उसे बोलता है कि वो इस जेल में पिछले 250 साल से कैद है क्योंकि उसने ही मीर जाफर को मारा था और इतिहास में उसकी मृत्यु का रहस्य झूठा लिखा गया था। कैदी की इस बात को सुनकर सभी चौंक जाते हैं और किसी को भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये कैदी 250 साल से कैसे जिंदा है। उसी रात मुश्ताक जब अपने घर आता है तो मुश्ताक की पत्नी पन्ना उससे बोलती है कि कल तो उसका जन्मदिन है, तो क्या मैं कल भी उससे नहीं मिल पाऊंगी। लेकिन मुश्ताक पन्ना की बात का कोई जवाब नहीं देता और सो जाता है। अगले दिन मुश्ताक अपने बेटे की कब्र पर जाता है और उसके लिए प्रार्थना करने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि मुश्ताक के 2 बेटे हुआ करते थे, जिसमें से एक तो जन्म होते ही मर गया था, लेकिन एक अभी भी जिंदा है जो कि उसी की जेल में कैदी है और ये वही पर्सन है जिससे पन्ना मिलना चाहती है और बार बार मुश्ताक से कहती है कि मुझे उससे मिलना है। वहीं दूसरी ओर जेल में एक बूढ़ा आदमी सभी कैदियों को बताता है कि हमारी जिंदगी में जितनी भी समस्याएं चल रही हैं, उनको केवल गाजी बाबा ही हल कर सकते हैं। तो सारी समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे पहले गाजी बाबा को मनाना होगा। इतना सुनने के बाद सारे कैदी सेल नंबर 145 पर एक एक करके उस सेल के गेट पर धागा बांधना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ महा, जो कि अशफाक की पत्नी से बात कर रही थी, तो बात करते करते अशफाक की पत्नी को पता चलता है कि महा के पापा काफी समय से गायब हैं और अभी तक उनका कोई पता नहीं चला है और महा की माँ भी काफी बीमार हैं और गंभीर स्थिति में हैं। उनको ट्रीटमेंट की सहायता से जिंदा रखा जा रहा है
और महा अपनी माँ को इसलिए जिंदा रखना चाहती है कि मरने से पहले वो अपनी माँ को अपने पिता से मिलवा सके। इसलिए वो काफी समय से अपने पिता को ढूंढ रही है। जब ये दोनों आपस में बात कर रहे थे तभी वहाँ पर अशफाक आता है और महा से बोलता है कि तुम्हें हमारी फिर से हेल्प करनी होगी और रात को मेरे साथ जेल चलना होगा। लेकिन उस रात से पहले मुश्ताक की पत्नी पन्ना अपने बेटे साजिद से मिलने आती है और फिर यहाँ इन दोनों की बातों से पता चलता है कि मुश्ताक ने ही अपने बेटे साजिद को यहाँ पर छुपा कर रखा था, क्योंकि साजिद जुआ खेलता था और जुए में वो काफी सारे पैसे हार चुका था और उस पर काफी पैसों का कर्ज भी हो चुका था और कुछ गुंडे उसको ढूंढ रहे थे। इसलिए मुश्ताक ने साजिद को जेल में छुपा कर रखा था और मुश्ताक का प्लान ये था कि जैसे ही साजिद का पासपोर्ट बन जाएगा तो वो अपने बेटे साजिद को किसी दूसरी कंट्री में भेज देगा। अब रात को महा, अशफाक और मुश्ताक ये तीनों उस कैदी के पास जाते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं और ये तीनों उस कैदी से पूछते हैं कि तुम 250 साल से कहाँ थे। फिर वो कैदी उनको बताता है कि 250 साल से वो जेल में ही था और इससे पहले वो अंडमान की एक नॉर्थ सेंटिना नाम की जेल में था। एक रात जब वो सो रहा था और अगले दिन जैसे ही उठा तो वो इस जेल में आ गया था और इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं जानता। साथ ही वो बताता है कि सभी कैदियों को कुछ सालों बाद एक जेल से दूसरे जेल भेजा जाता है, इसलिए वो इस जेल में है। यहाँ वो उन तीनों से पूछता है कि अब वो यहाँ से कब फ्री होगा। इसके बाद महा, अशफाक और मुश्ताक को बताती है कि अंडमान में एक जेल है जिसका नाम नॉर्थ सेंटिना है और उस जेल में आदिवासी कैदियों को छुपाकर रखा जाता था। इसके बाद वो मिस्टीरियस कैदी बोलता है कि मुझे खुद समझ में नहीं आता कि मैं इतने सालों तक अभी भी कैसे जिंदा हूँ, और वो उनको कहता है कि वो किसी भी इंसान की आंखों में देखकर बता सकता है कि वो इंसान क्या सोच रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है और उसका नेचर कैसा है, और बोलता है कि तुमने जो 302 नंबर के कैदी को यहाँ पर रखा है वो निर्दोष है, तुमको उसे यहाँ पर नहीं रखना चाहिए। तभी अचानक से उस जेल में काफी तेज आवाज होने लगती है और इस आवाज को सुनने के बाद जैसे ही गार्ड वहाँ आते हैं तो वो देखते हैं कि सभी कैदी अपनी अपनी विंडो जोर जोर से बजा रहे हैं और काफी जोर से शोर मचा रहे हैं। फिर जब महा और वो कैदी अकेले होते हैं तो वो कैदी महा के पेट की तरफ इशारा करता है और उसे बोलता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, और इस बात को सुनकर महा भी शॉक्ड हो जाती है कि इसे कैसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वहीं जब अशफाक और मुश्ताक बाहर जाते हैं तो वो गार्ड से पूछने लगते हैं कि ये सभी कैदी इतनी जोर जोर से क्यों शोर मचा रहे हैं। तो गार्ड उन दोनों को बताता है कि ये कैदी इस समय जो भी कर रहे हैं या शोर मचा रहे हैं ये जानबूझकर कर रहे हैं ताकि कोई भी उस कैदी जिसको ये लोग गाजी बाबा बता रहे हैं उसको कोई परेशान ना कर सके। यहाँ अशफाक और मुश्ताक दोनों सोचने लगते हैं कि इस कैदी ने बाकी सभी कैदियों के बीच अपनी एक ऐसी पहचान बना ली है कि अगर इसके साथ कुछ होता है तो ये चुप नहीं होंगे। इसके बाद दोनों अपने ऑफिस में आ जाते हैं और यहाँ आकर आपस में बातचीत करते हैं कि आखिरकार उस कैदी में ऐसी क्या खास बात है, वो यहाँ कैसे आया और उसको क्यों ऐसा लग रहा है कि 302 नंबर का कैदी निर्दोष है। क्या सच में वो निर्दोष है? इस बात का पता करने के लिए वो उस कैदी को बुलाते हैं जिसका नंबर 302 था और उसका नाम उमर शरीफ था। तो अशफाक और मुश्ताक उमर से पूछते हैं कि वो किस केस में यहाँ पर आया था, क्या वजह थी जो कि वो जेल में आ गया। तो वो उन दोनों को बताता है कि वो यहाँ पर एक कत्ल के केस में आया है, लेकिन उसने कोई कत्ल नहीं किया क्योंकि वो तो बस उस कत्ल वाली जगह पर खड़ा हुआ था। उमर बताता है कि वो अल अमीन सिगार नाम के चेयरमैन के यहाँ पर सिक्योरिटी का काम किया करता था और एक रात वो दोनों कार में किसी काम से जा रहे थे, लेकिन गलती से उमर उस कार में सो गया और जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि अल अमीन सिगार की मौत हो चुकी है और वो उसकी बॉडी को देखकर अचानक से घबरा गया। उमर ने उन दोनों को बताया कि अल अमीन सिगार का कत्ल उसके ड्राइवर ने किया था जिसका नाम राजेश्वर पॉल था और उसने एक फेक आइडेंटिटी कार्ड बनाकर अपना नाम चेंज करके अल अमीन सिगार के घर काम करने लग गया। और फिर इस केस की जब तहकीकात हुई तो पुलिस को उस ड्राइवर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला, तो पुलिस ने केस बंद करने के लिए उमर को ही जेल में डाल दिया। इसके बाद अशफाक उमर को उस कैदी के पास लेकर जाता है जो कि अचानक से उस जेल में आया था। फिर अशफाक उस कैदी को बोलता है कि तुम अब उमर की आंखों में देखकर बताओ कि असली कातिल कौन है। तो वो कैदी अशफाक को एक कागज पर कुछ लिखकर दे देता है। अब अशफाक जब अपने ऑफिस के वॉशरूम में होता है तब उसकी मुलाकात उसके कलीग एहसान से होती है। एहसान ने उमर के केस में काम किया था। एहसान अशफाक को बताता है कि ये केस हाई प्रोफाइल केस था जिसकी वजह से इस केस को जल्दी से क्लोज करना था, तो उसने उस केस को क्लोज करने के कारण उमर को ही जेल में डलवा दिया था। इधर जेल में वो बूढ़ा कैदी जेल के सारे कैदियों को इकट्ठा करके उनसे कहता है कि हम गाजी बाबा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम गाजी बाबा के लिए मर मिट भी सकते हैं।
उन सभी कैदियों में एक कैदी साजिद भी था, जो कि मुश्ताक का बेटा था। तो साजिद उस बूढ़े आदमी की बात को अनसुनी कर देता है और वो उस बात को नहीं मानता। तो इस कारण से वो सारे कैदी साजिद को बहुत ही बुरे तरीके से पीटते हैं। फिर मुश्ताक हॉस्पिटल जाता है और वहाँ से लास्ट बार मदद के लिए बोलता है। महा राजी तो हो जाती है, लेकिन वो कहती है कि मेरी एक शर्त है। तो मुश्ताक उससे पूछता है कि क्या शर्त है। तो महा बताती है कि उसको उस कैदी से अकेले में बात करनी है जो जेल में अचानक से प्रकट हो गया है। मुश्ताक उसकी शर्त मान लेता है। इसके बाद मुश्ताक अताउल नाम के आदमी के घर जाता है, लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद मुश्ताक को अताउल नहीं मिलता। तो अताउल की पत्नी मुश्ताक को बताती है कि वो अभी घर पर नहीं है। जब ये दोनों बात करते हैं तो इनकी बातों से ये पता चलता है कि मुश्ताक के बेटे ने कोई बड़ा अपराध किया था, जिसकी वजह से वो अभी तक सजा काट रहा है। मुश्ताक ने अताउल से एक डील की थी, जिसमें मुश्ताक ने उसको काफी सारे पैसे दिए थे और बोला था कि साजिद का पासपोर्ट बन जाने के बाद अताउल को साजिद की जगह जेल में जाना पड़ेगा, जिससे कि साजिद कोई दूसरी कंट्री में जा सके और वो अपनी सजा से बच जाए। इसके बाद मुश्ताक अताउल के घर से चला जाता है। मुश्ताक के जाने के बाद अताउल की पत्नी अताउल को एक कमरे से बाहर निकालती है, क्योंकि अताउल मुश्ताक के आने से पहले उस कमरे में छुप गया था, क्योंकि वो जेल नहीं जाना चाहता था। मुश्ताक के जाने के बाद अताउल भागने की तैयारी कर रहा था। वहीं एक बुर्का पहनकर एक लेडी खड़ी हुई थी, जो कि मुश्ताक का पीछा कर रही थी। दूसरी तरफ देर रात जब मुश्ताक जेल से बाहर आता है तो एक गार्ड जिसका नाम खायर था, वो उसे बताता है कि मिनिस्टर की तरफ से कोई लेटर आया है, जिसमें लिखा था कि इस जेल के कैदियों को दूसरी जेल में शिफ्ट करना है। इस बात को पढ़कर मुश्ताक थोड़ा टेंशन में आ जाता है, लेकिन वहीं खायर कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं साजिद को कहीं ना कहीं छुपा ही दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको मिस्टीरियस कैदी का कुछ करना होगा। खायर मुश्ताक से कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है कि क्यों ना हम रात को उस कैदी को कहीं छुपा दे तो कैसा रहेगा, और सब कैदियों को लगेगा कि जैसे वो मिस्टीरियस कैदी आया था वैसे ही गायब हो गया। ऐसे में ना तो कोई बात बनेगी और ना ही किसी को कोई शक होगा। मुश्ताक भी खायर की बातों से सहमत हो जाता है और खायर को ऐसा करने की परमिशन दे देता है और कहता है कि तुम कुछ भी करो, कैसे भी करो, लेकिन मेरा बेटा बच जाना चाहिए। इसके बाद खायर मोहम्मद अली के चेले रॉनी से मिलता है और उससे कहता है कि अगर तुम आज रात उस कैदी को मार दोगे तो मैं तुम्हारी सजा कम कर दूंगा और जल्दी से जल्दी तुम्हें यहाँ से रिहा करने की कोशिश करूंगा। दूसरी तरफ अशफाक अपने बॉस से मिलता है और उनको उमर के केस के बारे में सब कुछ बताता है कि कैसे क्या हुआ था, और उन्हें पूरी जानकारी दे देता है और जो उस चेयरमैन का रियल मर्डरर राजेश्वर पॉल था उसके बारे में भी बताता है। दरअसल राजेश्वर पॉल एक मेंटल हॉस्पिटल में छुपा हुआ था। इसके बाद अशफाक का बॉस अशफाक को शाबाशी देता है। इसके बाद अशफाक मुश्ताक से मिलता है और बताता है कि मैंने उमर के केस के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर ली है और उस केस को सॉल्व कर दिया गया है, और इस सब का श्रेय उस मिस्टीरियस कैदी उर्फ गाजी बाबा को जाना चाहिए। मुश्ताक अशफाक से बोलता है कि तुमने ये कैसे सॉल्व कर लिया। तो अशफाक बताता है कि उस दिन गाजी बाबा ने उसकी जेब में एक नोट रख दिया था, जिसमें लिखा था कि उमर का केस उसका कलीग एहसान देख रहा है, और एहसान से ही मुझे सारे क्लू मिल गए। अशफाक मुश्ताक से कहता है कि हमको उस कैदी को अपने पास ही रखना चाहिए, क्योंकि उस कैदी के यहाँ रहने से वो हमारे सारे केसेस को सॉल्व करने में हमारी मदद करेगा। लेकिन मुश्ताक उसकी बातों को ज्यादा ध्यान से नहीं सुनता और वो इन सब बातों से चिढ़ जाता है और अशफाक से लड़कर उसे ऑफिस भेज देता है। वहीं रात को महा जेल में आती है, क्योंकि उसको उस कैदी से बात करनी थी और मुश्ताक ने महा से वादा किया था कि अगर महा उसकी मदद करेगी तो वो उसको अकेले में बात करने देगा। और जब उस मिस्टीरियस कैदी को महा के सामने लाया जाता है तो मुश्ताक बोलता है कि अगर ये कैदी सबकी आंखों में देखकर बता सकता है कि कौन कैसा है, उसका नेचर कैसा है और वो क्या सोच रहा है, तो ये मेरे बारे में बताए कि मैं यहाँ पर किस इरादे से आया हूँ और मेरा क्या मकसद है यहाँ आने का। वो कैदी साइन लैंग्वेज में बोलता है कि मुश्ताक को मेरी तरफ से थैंक्स बोल दो, क्योंकि इससे अच्छा ट्रीटमेंट आज तक मुझे किसी भी जेल में नहीं मिला है जितना यहाँ पर मिला है। ये बात सुनकर मुश्ताक को गुस्सा आ जाता है और वो चिढ़कर उस कैदी के साथ मारपीट करने लगता है। तभी वहाँ पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं और मुश्ताक को उस कैदी के पास से ले जाते हैं। उस समय यहाँ पर खायर भी मौजूद था, तो महा खायर से कहती है कि मुझे इस कैदी से कुछ अकेले में पूछताछ करनी है, लेकिन खायर इसकी परमिशन नहीं देता और उस कैदी को वहाँ से ले जाता है और महा से अगली सुबह आने को कहता है। अगली सुबह इस जेल में राजेश्वर को बुलाया जाता है, जो कि उमर के बदले में आता है। यहाँ अंदर आकर एक कैदी राजेश्वर से पूछता है कि तुमको किस जुर्म में यहाँ लाया गया है। तो राजेश्वर उस कैदी को जवाब देता है कि मैंने अभी तक तो कोई जुर्म नहीं किया था,
लेकिन अब मैं कोई बड़ा जुर्म करने वाला हूँ। वहीं दूसरी ओर महा उस मिस्टीरियस कैदी से मिलने आती है जो खुद एक पहेली था। यहाँ वो कैदी कहता है कि अब हमको साइन लैंग्वेज में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तब महा को पता चलता है कि अब तक हम जो भी बात कर रहे थे ये उन बातों को समझ भी सकता है और बोल भी सकता है। ये साइन लैंग्वेज में बात करने का बस एक नाटक कर रहा था। तभी महा उस कैदी को अपनी माँ की एक वीडियो दिखाती है जिसमें महा की माँ बोलती है कि मेरे फादर अभी भी जिंदा हैं। तो महा कहती है कि चलो अगर मान भी लिया कि वो अभी तक जिंदा हैं, तो वो इस समय कहाँ हैं? तभी वो कैदी महा को एक टिश्यू पेपर पर फ्रेंच भाषा में किसी व्यक्ति का नाम लिखकर और उसके पीछे तितली का चित्र बनाकर दे देता है और उससे कहता है कि फादर अल्फ्रेड को पता है कि अब आगे क्या करना है और कैसे करना है, तुम बस उन्हें ये पेपर दिखा देना। दूसरी तरफ आईजी आता है और मुश्ताक से रिपोर्ट मांगता है कि वो लेडी जो बिना सिक्योरिटी के जेल में आई थी और उस सीसीटीवी फुटेज के बारे में तुमको क्या पता चला, मुझे सारी रिपोर्ट दो। तो मुश्ताक आईजी से झूठ बोलकर उस बात को संभाल लेता है और वो आईजी से बोलता है कि जो लेडी जेल में आई थी वो पागल औरत थी और जो वीडियो मीडिया के पास थी वो वीडियो फेक थी। उसी रात जब मुश्ताक अपने घर रेस्ट कर रहा होता है तभी उसकी पत्नी पन्ना उसे एक लेटर लाकर देती है और उसे बताती है कि उस लेटर को कोई उसके डोर पर छोड़कर गया था। मुश्ताक उस लेटर को खोलता है जिसमें लिखा था कि जब तक गाजी बाबा सही सलामत हैं तब तक तुम्हारा बेटा साजिद सही सलामत रहेगा। इस बात को पढ़कर मुश्ताक घबरा जाता है और वो जल्दी से जेल की तरफ भागता है क्योंकि आज ही रात रॉनी उस मिस्टीरियस कैदी को मारने वाला था। मुश्ताक सही समय पर मिस्टीरियस कैदी के सेल में पहुंचकर उसे बचा लेता है। वहीं अगली सुबह महा फादर अल्फ्रेड के पास आती है। फादर उस समय प्रेयर कर रहे थे तो वो महा से बोलते हैं कि तुम मेरे ऑफिस में वेट करो। अब जैसे ही महा ऑफिस में पहुंचती है तो वहाँ पर उसको काफी सारी बुक्स दिखाई देती हैं। तभी उसकी नजर एक बुक पर पड़ती है जिसका नाम द ब्लैक शिप ऑफ 1971 था, जो कि किसी डेविड एडम्स नाम के राइटर ने लिखी थी। महा इस बुक को देखकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो राइटर कोई और नहीं बल्कि वही मिस्टीरियस कैदी उर्फ गाजी बाबा था। दूसरे सीन में हमें डेविड के पास राजेश्वर नाम का कैदी दिखाया जाता है और डेविड राजेश्वर को देखकर बहुत खुश होता है। यहाँ वो राजेश्वर से बोलता है कि अब तुम अपना काम शुरू कर सकते हो और इसी सीन के साथ कारागार सीजन 1 का होता है दी एंड। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आपके मन में इस सीजन से जुड़े काफी सारे सवाल होंगे, जैसे वो मिस्टीरियस कैदी कौन है और वो जेल के अंदर कैसे आया, उस बुक का महा के पिता से क्या लेना देना है और भी बहुत कुछ। तो आपके इन सभी सवालों के जवाब आपको सीजन 2 में मिल जाएंगे जो बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए आपका इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि सीजन 2 आपसे मिस ना हो। बाकी आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।